हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं यूपी बजट 2024-25 का, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हुए देखे जाते हैं। अगर हम यूपी बजट 2024-25 की बात करें तो ये जब आया, इसमें काफी सारे नए एलोकेशंस और पुरानी कंसिस्टेंसीज को नोटिस किया गया और आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम यूपी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे पॉपुलस है हमारी कंट्री में और यहाँ पर एक डाइवर्स इकोनॉमी देखी जाती है, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। जो यूपी की इकोनॉमी है उसका बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसके बारे में आप उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो $250 बिलियन का है अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जैसे कि शुगर केन, व्हीट, राइस, पल्सेस, वो तो है ही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बहुत बेहतर कर रही है पहले से इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, आईटी, इंडस्ट्री, और साथ ही साथ एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रही है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो फ्रॉम द डोमेस्टिक पीपल। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब जो हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी हमें चेंजेस और बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस ऑफ वर्कफोर्स भी बहुत ही बड़ी है। अब अगर हम मेजर बजट एलोकेशंस की बात करें, यहाँ पर अगर यहाँ पे मेजर बजट एलोकेशंस देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जो रूटीन का खर्चा होता है गवर्नमेंट का, जिससे ना एसेट ना लायबिलिटी इफेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय, पेंशंस एक्सेट्रा, उसमें एलोकेशन हुआ है यहाँ पर 3.5 लाख करोड़ का, और जो परसेंटेज है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 74%। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1,20,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे या तो एसेट्स बनते हैं या तो लायबिलिटीज कम होती हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 26% है अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हैवी फोकस है एक्सपेंडिचर का, मेजर हिस्सा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और यहां पर जो सिर्फ 26% है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर देखा जाएगा यूपी में। अब अगर हम रीसेट्स की बात करें कि पैसा आने कहां से वाला है, स्पेसिफिकली रेवेन्यू रीसेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हैं सबसे बड़ा शेयर जो है वो टैक्स रेवेन्यू से आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ रेवेन्यू रिसीट जो है वो टैक्स रेवेन्यू से आती हुई दिख रही है, बट नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी एक पोर्शन है जो हमें यहाँ मिल रहा है। सबसे मिनिमल कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें ग्रांट्स का देखने का मिल रहा है। तो ये हम बात कर लेते हैं रिसीट्स की। रिसीट में भी हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहे हैं, जो कि ना कि एसेट्स इफेक्ट करती हैं ना ही लायबिलिटीज। ये रूटीन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू जो यहाँ पर इनकमिंग पैसा है उसको डिपेक्ट करती है। अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो या तो एसेट आपका डिक्रीज करती है या लायबिलिटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर रेवेन्यू रिसीट्स। अब अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें और उसका ट्रेंड देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इनके अराउंड भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ फैक्ट और डेटा नहीं समझना है, आपको उसके पीछे का एनालिसिस जो है वो भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कि हमने जो टैक्स रेवेन्यू देखा है उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है।
एक स्टेडी इंक्रीज जो है वो देखा गया है टैक्स रेवेन्यू फाइलिंग में इन लास्ट फ्यू इयर्स, और ये स्टेट का जो एक ग्रोइंग इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम है, ग्रोइंग ग्रोथ है, उसको दिखा रहा है। और यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन एफर्ट्स हैं उनका इफेक्ट हमें दिख रहा है, जो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है हमें टैक्स कलेक्शन में। देन हम बात करते हैं डाइवर्स सोर्सेज की। जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आ रहा है, जिसमें हम सेल्स टैक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, और साथ ही साथ स्टेट जीएसटी दैट इज एसजीएसटी वो भी इंक्लूडेड है। तो जो ये टोटल कॉम्पोजिशन है टैक्स रेवेन्यू का वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। इसके अलावा टारगेटेड मेजर्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिए थे ताकि जो टैक्स कंप्लायंस है वो बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स बेस में आ सके, टैक्स बेस जो है वाइडन हो सके। यहां पर कुछ मेजर्स थे जैसे कि ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और टैक्स इवेजन पे स्पेसिफिकली काम करना कि टैक्स इवेजन कम हो, उसका इफेक्ट भी हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस था कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसे बेटर करना है, ये फोकस था, क्योंकि यूपी की जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी थी ताकि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबल बजटिंग है वो इंश्योर हो सके। तो यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू से हमें पिक्चर दिख रही है वो काफी पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो भी मेजर्स लिए गए थे बाय यूपी गवर्नमेंट वो यहाँ पे इफेक्ट लाते हुए हमें दिख रहे हैं। अब अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस की बात करें तो रॉयल्टीज, बेसिकली जो भी रेवेन्यू आ रहा है रॉयल्टीज से, चाहे माइनिंग हो, ऑयल हो, गैस एक्सट्रैक्शन हो, नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन जो एक्टिविटीज है उनसे जो रॉयल्टीज आ रही हैं वहां से हमारा एक बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके अलावा डिविडेंड्स, स्टेट की जो भी इन्वेस्टमेंट है और ओनरशिप है, ताकि स्टेट की जो भी डिविडेंड्स हैं वो ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। ओनरशिप किसका होगा? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगे, जो उसमें ओनरशिप स्टेक्स होंगे, वहां से डिविडेंड्स भी आ रहे हैं। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो फीस कलेक्ट करती है फॉर गिविंग गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि लाइसेंसेस, परमिट्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो भी एक बहुत बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है। और इंटरेस्ट अर्निंग जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है स्टेट के कैश बैलेंस और इन्वेस्टमेंट से, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज जो मेजर रहे हैं वो इस बजट में ये दिखाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल रीसिट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास या तो जैसे हमने समझा कि एसेट्स जो हैं, जब भी हम कैपिटल रीसिट्स की बात करेंगे या तो एसेट हमें कम होता हुआ दिखेगा, नहीं तो हमें लायबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें से $20 मिलियन जो है वो पब्लिक डेट है, तो यहाँ पे हमें लायबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है $5 बिलियन जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से आ रहा है, जब जो कि होगा एसेट्स का कम करना। जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं जब आप उनको डिसइन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो आपको प्रोसीड मिला है वो $5 बिलियन है। यहाँ पर एसेट्स कम हुए हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, वहां से हमें $10 बिलियन आए और मिसलेनियस $2 बिलियन हमें देखने को मिला है। अगर कैपिटल रीसिट की हम बात करें स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट जो आ रहा है वो पब्लिक डेट से ही आ रहा है, और ये टोटली 60% जो है कैपिटल रीसिट का कॉम्पोजिशन जो है वो पब्लिक डेट के पास है। तो मेजर सोर्स क्या है कैपिटल रीसिट का? वो हमारे पास पब्लिक डेट है। अब हम आगे बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो एलोकेशन हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 74% जो है हमारा एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जा रहा है, उसमें क्या क्या एलोकेशंस है। सबसे ज्यादा अगर आप एलोकेशन देखें तो यहाँ पर हमें एजुकेशन में देखने को मिलता है। एजुकेशन में सबसे पहले हमारे पास है 90,000 करोड़ का एलोकेशन, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से 25% हमारा एजुकेशन के लिए एलोकेट हुआ है। उसके बाद फोकस है सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 19% 70,000 करोड़ दिए गए हैं। हेल्थ केयर में 40,000 करोड़ 11%।
सोशल वेलफेयर में 50,000 करोड़ और 14%। इसके अलावा बचे हुए सेक्टर्स में 1,10,000 करोड़ जो कि 30% है, जिसमें बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे दिया गया है। प्लीज आप ये समझे, यहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ से कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। ये जो पुराने एसेट्स हैं उनके रेगुलर मेंटेनेंस पे ये जो खर्चा है वो जा रहा है, और यहाँ पे की सेक्टर्स को मेंटेन करने पे फोकस किया गया है। यहाँ पे की सेक्टर्स को मेंटेन करने में फोकस किया गया है। अब अगर हम सेक्टर वाइज बात कर ले तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हमने कहाँ देखी है, एजुकेशन में देखी है, ताकि स्कूल्स जो हैं मॉडर्नाइज हो सके, टीचर ट्रेनिंग बेहतर हो सके और एक्सेस टू हायर एजुकेशन जो है उसमें भी बढ़त हो। साथ ही साथ हेल्थ केयर में भी इंक्रीज्ड फंडिंग दी गई है। पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मेजर एलोकेशंस हुए हैं ताकि रोड्स का अपग्रेडेशन हो सके, ब्रिजेस, यूटिलिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो यहां पर इफेक्ट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटेट कर सके। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। यहां पर इन्वेस्टमेंट की गई है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, क्रॉप इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग सॉल्यूशंस, ताकि रूरल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है उसमें भी बढ़त देखी जाए। और यहां पर मेजर एक्सपेंडिचर के जो हाइलाइट्स है, अगर हम टोटलिटी की बात करें तो इन चारों सेक्टर पर ही फोकस है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, जो कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर की फंडिंग में। एजुकेशन सेक्टर को चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, काफी ज्यादा फंडिंग मिली है और यहाँ पर फोकस किया गया है स्किल डेवलपमेंट पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन पर। यहां पर फोकस इस बात पे है कि जो मल्टी डिमेंशनल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो इस स्टेट की यूथ है उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज हो जो कि नेसेसरी हैं फॉर सक्सेस एंड अवेलिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन 21st सेंचुरी। तो यहां पर जो मेजर फंडिंग हुई है वो इस फॉर्मेट में ही हुई है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सेक्टर। अब हम आ जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पे। सबसे ज्यादा फोकस रहा है प्राइमरी केयर, देन द फोकस वाज ऑन स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड उसके बाद जो फोकस रहा है वो रहा है यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर, ताकि डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सके और इंप्रूव्ड एक्सेस और एफिशिएंसी बनी रहे। उत्तर प्रदेश के बजट में मेजर फंड्स जो गए हैं वो स्टेट के हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने के लिए एलोकेट हुए हैं और ये सीक्वेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स जो हमें बजट में देखने को मिली है। उसके बाद आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि हमने बात की थी 4 मेजर पिलर्स थे, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर की हम बात कर चुके हैं, अब आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट प्लान्स है उसमें सबसे ज्यादा फोकस है रोडवे एक्सपेंशन पर। अगर हम रोडवे एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पर कि नए स्टेट हाईवेज जो है वो क्रिएट हो सके, रूरल रोड्स क्रिएट हो सके, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके, इसके लिए एलोकेशन हुए। अदर देन रेलवे मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडिंग द रेलवे लाइन, स्टेशन, सिग्नलिंग सिस्टम्स एंड पैसेंजर्स एक्सपीरियंस, सो दैट यहां पर जो रिक्वायर्ड है रेलवे से कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी वो भी फैसिलिटेट हो। अदर देन दैट एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स को भी फंडिंग मिली है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्लान्स जो कि यूपी बजट की तरफ से आए हैं। अब इस प्लान में है टू डेवलप न्यू एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक हब्स टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड टूरिज्म एक्सेस इन द स्टेट। अब ये कहां से इंश्योर हुआ है? ये बजटिंग से इंश्योर हुआ है और यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्लान्स उसमें रहा है रोडवे एक्सपेंशन, रेलवे मॉडर्नाइजेशन एंड एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का। इसके अलावा हमारे पास जो बचा है वो है रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे स्पेशल फोकस जैसा कि मैंने कहा एग्रीकल्चर पर है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज और क्रॉप यील्ड, साथ ही साथ फार्मर इनकम को बढ़ाने पे किया गया है। यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी पर भी बहुत फोकस किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ रोड नेटवर्क्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ताकि एक्सेस जो है मार्केट्स का, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, वो रूरल एरियाज में इंश्योर हो सके, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा फॉर्म करते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का। साथ ही साथ यहाँ पे टारगेटेड स्कीम्स लाई गई हैं टू एम्पावर वुमेन, ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है रूरल इकोनॉमी में उसमें बढ़त हो, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो विमेन सेंट्रिक बन पाए। उसके अलावा सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात की गई है। यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इको फ्रेंडली कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट, एक्सेस टू क्रेडिट, ताकि डाइवर्स इनकम अपॉर्चुनिटीज मिले विलेज में, वो भी अश्योर किया गया है। और अगर हम पूरे रूरल डेवलपमेंट सिनेरियो की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बजट में यहाँ पर हर उस चीज पे फोकस किया गया है जिससे रूरल इकोनॉमी से हम बेहतर प्रोडक्टिविटी और आउटपुट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर, जिसमें इस बजट में यहाँ पर एलोकेशन जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स को भी दिया गया है। सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने एजुकेशन स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, जिसमें एक अच्छा खासा पोर्शन गया है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोक्योर करने में फाइनेंसेस का इशू ना आए। उसके अलावा एल्डरली वेलफेयर प्रोग्राम्स भी पाए गए हैं, काफी प्रोग्राम्स जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एल्डरलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्थ केयर, सोशल सपोर्ट मिल सके एल्डरली पॉपुलेशन को, और उनका वेल बीइंग और साथ ही साथ जो उनके फाइनल गोल्डन ईयर्स हैं वो डिग्निटी के साथ रह सके। देन वी हैव डिसेबिलिटी सपोर्ट। जब हम बात करें यहाँ पर डिसेबिलिटी ग्रुप्स की, तो बजट में अलग से इनिशिएटिव निकाले गए हैं टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पे असिस्टेड डिवाइसेस की भी देने की बात हुई है एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, ताकि यहाँ पर जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो लोग हैं जिनके डिसेबिलिटीज की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, एजुकेशनल ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए एक्सेसिबिलिटी और साथ ही साथ असिस्टिव डिवाइस की भी बात की गई है, और उन इनिशिएटिव्स को भी जगह मिली है उत्तर प्रदेश के बजट में। अब आ जाते हैं फिस्कल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो अपनाई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और इस बजट में उसकी बात हुई है। सबसे पहले बात हुई है एक बैलेंस बजट की। यहां पर कोशिश की गई है कि जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको सिमिलर रखा जाए, ताकि यहां पर बजट डेफिसिट ना क्रिएट हो और एक बैलेंस बजट जो है वो रहे। और साथ ही साथ इंप्लीमेंट किए गए हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स, ताकि इंश्योर हो सके कि एक बैलेंस्ड बजट जो है वो यहां से निकले। उसके बाद डेट सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। जो डेट है उसको बात किया गया कि रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जाएगा, फोकस किया जाएगा कि जो रीपेमेंट है और यहाँ पर जो मेंटेनिंग है वो डेट टू जीएसडीपी रेशियो का सही रहे। जो डेट है वो कितना है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसका रेशियो भी मेंटेन किया जाएगा। बात की गई है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की भी। यहाँ पर इनोवेटिव रेवेन्यू जनरेशन आइडियाज की बात की है, स्ट्रैटेजीज की बात की है, ताकि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो फर्दर इनहैंस हो, और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ नॉन टैक्स सोर्सेज से भी ज्यादा रेवेन्यू मोबिलाइज हो सके। अदर देन दैट फोकस इज ऑन एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, कि जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो बेटर टारगेटिंग ओवरऑल और प्रायोरिटाइज पब्लिक स्पेंडिंग पे होगा, कि कैसे बेहतर तरीके से यूपी की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान किया जाएगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने यूपी बजट की सारी हाइलाइट्स के बारे में बात किया है, इन डिटेल समझा है कि इस बजट का जो फोकस है वो किन चीजों पे रहा है, क्या क्या पोर्शंस किस पर्टिकुलर सेक्टर में गए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना ये है कि ये जो पोर्शंस हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स तो जरूरी हैं ही हैं, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए
इनका एनालिसिस और इनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर बहुत जरूरी है, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।